जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बिरला ऑडिटोरियम में चल रहा है। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है। वीसी के जरिए प्रभारी अजय माकन, रघु शर्मा, भौर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आज बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन में सीएम गहलोत और डोटासरा, डॉक्टर रघु शर्मा, भौर जितेंद्र सिंह शामिल हैं। इस दौरान कांग्रेस की गौरव गाथा की डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही आजादी आंदोलन में कांग्रेस के इतिहास से भी सभी को रूबरू करवाया गया। अधिवेशन की शुरुआत में पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपनी बात रखनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, अधिवेशन से अब क्या अपडेट? बिल्कुल आसिफ, देखिए अधिवेशन अभी जारी है। मुख्यमंत्री का संबोधन होना अभी बाकी है। कुछ वक्ता और शेष है, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। उससे पहले सुझाव जो है वो लिए जा रहे हैं जो भी प्रतिभागी आए हों उससे बजट से संबंधित, और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो अपना संबोधन देंगे। देखिए अधिवेशन की अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण बातें निकल के आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि महाराणा प्रताप का मुद्दा अभी छाया हुआ है प्रदेश में, तो उस विवाद का असर एक देखने को मिला है अधिवेशन से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर ही विवाद हुआ था, और डोटासरा का आज सबसे पहले जब संबोधन हुआ तो उन्होंने सभी प्रतिभागियों का आगाह किया कि कोई भी इस तरह की बातें अधिवेशन में नहीं बोले, क्योंकि खुला अधिवेशन है। जो बाहर जाए और उसे भाजपा जो है इश्यू बना दे, क्योंकि भाजपा नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में माहिर है, और पिछले दिनों में इस तरह के वाक़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो जो बात अंदर बोली गई वो बात भी बाहर आ गई, और वो जो है एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। और इसके साथ ही डोटासरा ने ये कहा है सभी प्रतिभागियों को कि वे अपने सुझाव दें ताकि सरकार जो है वो उन पर अमल कर सके, और मिशन 2023 और मिशन 2024 का जो संकल्प लेकर चल रही है पार्टी, उसमें जो है वो सभी को एक साथ जुटना है। ये जो है वो संदेश दिया गया है अंदर जो है पीसीसी चीफ द्वारा। इसके साथ ही दूसरे लोगों की अगर बात करें, क्योंकि कई लोगों ने जो है वो बात अपनी रखी है, अंदर सुझाव अपने दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात रखी वो डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो विधायक हैं नवलगढ़ से, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर जो है वो सीधे सीधे उन्होंने निशाना साधा, और ये कहा कि हमें जो है वो कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए। अफसर जो है वो सरकार चलाते जरूर हैं लेकिन सरकार बनाते नहीं है, तो कार्यकर्ताओं को जो है वो अहमियत मिलनी चाहिए, कार्यकर्ताओं के काम होने चाहिए। दूसरी ओर जो मंत्री गोविंद राम मेघवाल है उन्होंने भी ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा, और ये बात उन्होंने कही कि टिकट जो है वो अफसरों को नहीं दिए जाने चाहिए। ये लोग जिंदगी भर नौकरी करते हैं और उसके बाद फिर आकर जो है राजनीतिक पार्टियां जो है उन्हें टिकट दे देती है। तो इस तरह की बातें जो है वो निकल कर आई है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो है उन्होंने महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका मसला उठाया, और ये कहा कि ये धार्मिक युद्ध जो है वो नहीं था, बीजेपी जो है गलत मुद्दा इसे बनाती है। तो इस तरीके से जो है कई महत्वपूर्ण मुद्दे छाए रहे हैं पूरे अधिवेशन के दौरान, और अभी जो है वो सीएम का संबोधन होना बाकी है। जब सीएम का संबोधन होगा तब उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बातें वो अपने संबोधन में बोलते हैं। और इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी जो है अजय माकन वो वीसी के जरिए क्योंकि इस अधिवेशन में जुड़े, तो माकन जो है वो अपना संबोधन पूरा कर चुके हैं, और अब कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत का संबोधन होगा। दिनेश, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि कुछ ही देर में सीएम का संबोधन होने वाला है। फिर से अपडेट लेंगे इस तमाम जानकारी को लेकर। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सीएम का संबोधन अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। फिलहाल कुछ और वक्ता जो है इस अधिवेशन में संबोधित कर रहे हैं, और पीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो अजय माकन भी जुड़े हैं। सभी का संबोधन कुछ ही देर में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन। और जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा को नए सिरे से घेरने की तैयारी शुरू हो गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश भाजपा पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद भाजपा को दिए हैं, लेकिन आम बजट में मोदी सरकार ने राजस्थान की घोर उपेक्षा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा के नेता दूर भाग रहे हैं।
आज हमारा सम्मेलन है 11 बजे, और उसमें यही प्रस्ताव पास होंगे कि हालात खराब हैं, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान की सरकार क्या प्रस्ताव ले, कैसा बजट लेकर आए, ये सोच मुख्यमंत्री की बड़ी सोच है, चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब की, कि वो सबसे सुझाव ले रहे हैं। पिछली बार भी बजट बहुत अच्छा आया था, और मैं इतना कह सकता हूँ एक बार फिर अशोक गहलोत जी जो बजट खुद फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आएंगे, आप देख लेना, केंद्र के बजट की चर्चा नहीं है, हमारे बजट की चर्चा होगी पूरे देश में, और लोग कहेंगे इसको बजट कहते हैं। अब की बार बजट आया, किसी को पता है केंद्र सरकार का बजट आ गया? किसी को यही पता नहीं आ गया, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतिहास पे बोलते हैं, लेकिन बजट पे नहीं बोलते। हमारा बजट आएगा, मैं बजट पे बोलूंगा, मैं हमारे हर मुद्दे पर बोलता हूं। नागौर जिले में डीडवाना के पालोट गांव में हुए गैंगरेप मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पीड़िता की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौत के बाद से डीडवाना से जयपुर तक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पीड़िता की मौत के बाद जहां परिजनों ने न्याय मिलने तक लाश लेने से मना कर दिया, वहीं रात भर से परिजन और कई सामाजिक संगठन धरने पर बैठे रहे। पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मोर्चरी पहुंचे और परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। देखो, मांग तो जो मांग पत्र प्रस्तुत किया है वो सारी मांग मानी जानी चाहिए, बल्कि इससे बढ़कर मांग मानी जानी चाहिए। और बढ़कर मांग क्या है कि ये आईदानाराम डारा है जो पंचायत समिति का सदस्य है, सत्ताधारी दल का, और ये पंचायत समिति डीडवाना में बड़ा असरदार व्यक्ति है। इसकी अगुवाई में अनैतिक काम होते हैं, तो मैंने इनकी सहमति से ये मांग और जोड़ी है कि आईदानाराम से सख्ती से पूछताछ की जाए, जिससे ऐसी कितनी अबला नारियों की इज्जत लुटी है वो पता लगे। डीडवाना के निर्भया मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बेनीवाल ने इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और डीडवाना एएसपी को हटाने की मांग की है। डीडवाना की निर्भया मामले को लेकर डीडवाना में दलित समाज ने धरना दे दिया। दूसरी ओर जयपुर में भी धरना चल रहा है और परिजनों ने शव नहीं लिया है। इस गंभीर मामले को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी बयान दिया और इसकी उच्च स्तरीय जांच सहित अन्य मांगे रखी है। साथ ही प्रदेश के डीजीपी से भी बेनीवाल ने बात की है। सर, डीजीपी से इस मामले में क्या बातचीत हुई और क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, जैसे ही पालोट गांव से मेरे पास, चूँकि पालोट गांव के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद आरएलपी के समर्थक भी गांव के अंदर, और उन बच्चों ने मुझे जैसे ही टेलीफोन पे गुमशुदगी की इतला करी, उसी समय मामला मैंने वहाँ निर्देश थाने में भी दे दिए थे, भाई तुरंत इस बात को करें। और बाद में मुझे पता लगा कि उन्होंने उस समय त्वरित कार्रवाई नहीं की, और फिर वहाँ एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया, एसपी वहाँ गए थे। लेकिन अब जो घटना घटित हुई है और पीड़िता की गैंग रेप के बाद जो हत्या, जो बॉडी मिली थी, इसको सरकार बिल्कुल ही हल्के में ले रही है। दलित महिला का इस तरह गैंग रेप होके और उसकी हत्या करना, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है। राजस्थान वैसे ही बलात्कार के मामलों में, चाहे मूक बधिर बालिका का बलात्कार और दूसरे गैंग रेप की घटनाएं जो आए दिन राजस्थान के अंदर, इससे लग रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट हो गई, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। और डीडवाना के अंदर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें कई आरोपी और हैं। और मुझे अचंभा इस बात का हो रहा है कि इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री डीडवाना से जो रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता है वो मिलकर आरोपियों को बचाने के अंदर लगे। मैं वहाँ भी गठबंधन कर लिया डीडवाना के अंदर भी, कि पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री तक बात करते हैं कि भाई अब इसमें 2 से अलावा लोग नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता, वहाँ के एडिशनल एसपी, जिसको पूरे मामले की जानकारी थी, इनको यहाँ जब ये सीओ थे तो शिकायत नहीं यहाँ से हटाया, ऐसे व्यक्ति को वहाँ लगाया। तब भी हमने तो ये कहा था कि ऐसे लोगों को आप नागौर के अंदर मत लगाओ। नागौर के अंदर पिछले 10-12 साल से जो स्थितियाँ बनी हुई नागौर के अंदर, वो बहुत भयावह स्थितियाँ हैं। यहाँ कई तरह के कांड, बड़ी घटनाएं नागौर में होने के बाद भी राजस्थान की सरकार नागौर की तरफ नागौर मतलब गौर नहीं करी नागौर, उनको कोई लेना देना नहीं। इस मामले में मेरी मांग ये है कि कल जैसे ही परसों पीड़ित परिवार का टेलीफोन आया, कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 1 दर्जन पदाधिकारी एसएमएस अस्पताल पहुंच गए थे, परिजनों से बात करी। मैंने डीजीपी से कल ही इस मामले में बात करी थी और एडिशनल एसपी को हटाने के अलावा जो अपराधियों के साथ जिन लोग, जो पुलिस अधिकारी कांटेक्ट में थे, उन सब की भी एक उच्च स्तरीय जांच डीजीपी करवाएं।
पीड़ित परिवार को मुआवजा दें। और जो नेता इसके अंदर लगे हुए हैं बचाने के अंदर, मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ कि इसमें डीडवाना के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सहित वर्तमान कांग्रेस के नेता भी आरोपियों को बचाने के अंदर लगे हुए हैं। वहाँ गठबंधन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों के साथ मिलकर कर लिया डीडवाना के अंदर। सर, एक नागौर जिले में पुलिस पे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो सब इंस्पेक्टर होता है वो सीआई बन के वापस जिले में आ जाता है और जो सीआई है वो डीएसपी बन के आ जाता है, जो डीएसपी रहा वो एडिशनल एसपी बन के जिले में आ गया। तो इससे कहीं ना कहीं उन पुराने लोगों से संपर्क रहता है, इससे चीज़ें प्रभावित होती है क्या? देखिए, नागौर में नेता बहुत कम हुए, दलाल ज़्यादा हुए, चाहे एमएलए बने चाहे एमपी बने, दलाल के रूप में ही बने, इसलिए लोगों को खाने को यहाँ मिल जाता है। जनता पब्लिक भोली है। अगर आरएलपी एक बार सत्ता में आ गई तो कोई यहाँ रहा हुआ आदमी वापस नागौर का नाम ही नहीं लेगा कभी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की सरकार आती है, वसुंधरा के राज में वही लोग मजे लेते हैं जो गहलोत के राज में लेते हैं। यही तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कह रही है कि राजस्थान में भाजपा कांग्रेस का गठबंधन है, गहलोत वसुंधरा का गठबंधन है, वही अधिकारी, वही एसपी, वही एडिशनल एसपी, वही डीवाईएसपी जो बीजेपी के राज में, तो कांग्रेस के राज के अंदर लगते हैं। सारा मिलाजुली का खेल है, और मिलाजुली का खेल जब तक खत्म नहीं होगा राजस्थान इसी तरह बर्बाद होता रहेगा, इसी तरह पेपर आउट होते रहेंगे, इसी तरह बलात्कार होते रहेंगे, इसी तरह राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर आता रहेगा। इसके लिए राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। डीडवाना की घटना ने राजस्थान को झकझोर कर दिया, और एक और कड़ी और एक कलई खुली कि बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता मिलके आरोपियों को बचा रहे हैं। इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने डीडवाना की निर्भया के मामले में यह आरोप लगाया कि डीडवाना में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री व जो कांग्रेस के नेता है उन पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गस्ती के साथ। सौरभ, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट, क्या अभी भी मोर्चरी के बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है? किसी तरीके की सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच की या आरोपियों को पकड़ने की जिम्मेदारी ली गई है? देखिए, इस वक्त पुलिस से लगातार वार्ता जो है वो जारी है, और चूंकि जिस प्रकार से फिर से पोस्टमार्टम की बात सामने आ रही है और उसकी वीडियोग्राफी कराने की मांग जो है वो सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जो है वो रखी है। साथ ही एक प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका के जांच के साथ ही जो लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ भी जांच की मांग जो है वो उनके द्वारा की गई है। परिजनों के लिए 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग जो है वो की जा रही है, और उसी मांग को लेकर अब तक जो है वो शव जो है वो उठाया नहीं गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो भीम आर्मी के और अन्य जो सदस्य वहां पर धरना दे रहे थे उन्हें शहीद स्मारक पे फिलहाल जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। यानी अभी जो वार्ता का दौर है वो लगातार जारी है। और जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कोटा के एमबीएस अस्पताल में पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल क्राइम ब्रांच एक बुजुर्ग महिला की तलाश के लिए कोटा पहुंची। इस दौरान कोटा के एमबीएस अस्पताल में गुमशुदा लावारिस मृतकों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में बुजुर्ग महिला की तलाश जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम हाईकोर्ट के आदेश पर महिला की तलाश के लिए कोटा पहुंची है। बुजुर्ग महिला दिमाग से कमजोर होने के कारण 13 फरवरी 2021 को लापता हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उनके बेटों ने मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस थाने में दर्ज करवाई। देखिए, हम लोग मुंबई क्राइम ब्रांच से यूनिट 10 से आए। हम लोग को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ये जो गुमशुदा महिला है ये बांद्रा टर्मिनस से चढ़ी है। अब वो आगे जाके कौन से स्टेट में जाती है वो हम हर स्टेट में जाके इस गुमशुदा महिला का हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल कोटा में आए हैं, महाराव भीम सिंह हॉस्पिटल में भी आए हैं, चेक कर रहे हैं। पोस्टमार्टम का भी हमने मुआयना किया। यहाँ पे गुमशुदा जो लोग लाके जमा करते हैं उसका भी हमने रजिस्टर चेक किया, और हम लोग तलाश जारी है। गंगानगर में राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग में कार्रवाई की गई। 20 साल की ऑडिट में गबन सामने आने के बाद पुलिस द्वारा रायसिंह नगर सीबीओ दफ्तर में कार्यरत रहे शिक्षा यूडीसी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लाखों रुपए का गबन सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा विशेष ऑडिट करवाई जा रही है। करीब 1 महीने तक रायसिंह नगर में जयपुर से आई 4 सदस्यीय टीम राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। गंगानगर के रायसिंह नगर के सीबीओ दफ्तर में कार्यरत यूडीसी सोहन सिंह द्वारा विभिन्न मदों में जारी होने वाली राशि में गबन करते हुए करीब
5,60,378 रुपए अपने परिजनों के खाते में ट्रांसफर किए गए। गबन सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा विशेष ऑडिट करवाया जा रहा है। शिक्षा विभाग रायसेन नगर द्वारा एक प्रकरण सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्मिकों के पीएल टीए के एरिया संबंधी राशि के बिल फर्जी तरीके से उठाकर धोखाधड़ी करने का करवाया गया, जिसमें आरोपी सोहन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अनशन पर बैठे 10 छात्रों में से 3 की तबीयत बिगड़ गई है। 3 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि आरएस परीक्षा की तारीख बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का धरना जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर, रणनीति हमारा तो यही है भी सर, हमारा सरकार किसी न किसी तरह हमारी मांगों पर ध्यान दे सर, क्योंकि हमारी मांग है जो बिल्कुल जायज़ है सर। आप एक लंबी तैयारी करते हो जिसमें आप मेंस जो हाथों से लिखना होता है सर 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम की तरह, उसके अंदर आप प्री से पहले तैयारी कर चुके हो, लेकिन आप प्री के 1 महीने बाद में आप बिल्कुल सिलेबस चेंज कर देते हो, फिर कहते हो भी आप नई तैयारी शुरू करो, और टाइम बिल्कुल नहीं देते सर आप उस चीज़ के लिए। मेरी सरकार से यही अपील है कि सरकार हमारी मांग को माने, क्योंकि वो मांग एकदम जायज़ है। हम सिलेबस में बदलाव नहीं चाहते हैं, हम केवल बढ़ाए गए सिलेबस के लिए 2 से 3 महीने का अतिरिक्त समय मांग रहे हैं। हमें अपनी संवेदनशील सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हम सबकी जिंदगी में कोई होता है जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 हमारी इस पहल में हमारे साथ कई सितारे जुड़े। इस हफ्ते आपको मिलवाएंगे भारतीय फ्रीस्टाइल रेसलर गीता फोगाट और पद्मश्री परेश मैती से। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार वुमेन्स रेसलिंग के लिए इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने वाली और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला रेसलर, द वन एंड ओनली गीता फोगाट। नमस्ते। फरवरी मार्च में मिली यहाँ, क्योंकि हमारा जो नेशनल कैंप है वो लखनऊ में लगता है, तो वहाँ पे सीनियर जूनियर कैडेट सभी का लगता है। कोविड की वजह से सब बच्चे घर थे, लेकिन चंचला अकेली वहाँ पे अकेली ट्रेनिंग करती थी। तो सही है। हाँ। चंचला, यस सर। कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैम इतने दिन से कुश्ती कर रही हैं और इतने आगे तक बढ़ी हैं, वो उसके बारे में कुछ बताइए मैम, और मैं कैसे बढ़ूंगी? आप चंचला ऑलरेडी बढ़ रहे हैं आगे, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। मैं जब कैंप में थी तो मैंने चंचला को ट्रेनिंग करते हुए वाकई में देखा है, एंड इतनी कम उम्र में जिस तरह से वो ट्रेनिंग करी, जिस तरह से इसकी ट्रेनिंग की स्किल है, टेक्निक्स हैं, और जिस तरह से इसके मूव मैट के ऊपर है, तो बिल्कुल आने वाले टाइम में चंचला एक देश का हीरा है। मैं ये कहूंगी अभी भी हीरा है। हाँ चलिए, नी स्पिन ये देखने में मजा आ रहा है। स्टार्ट। हाँ जी। अरे वाह, 850 फीट लंबी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये हैं द वन एंड ओनली परेश मैती। परेश जी is coming there. I'm going to sit right next to you so we can both talk to him. परेश जी नमस्ते। नमस्ते आनंद and Advait. Advait is somebody who makes lovely abstract paintings. Paresh ji. That's, I have already seen some of his paintings and really he's amazing. What is it that you feel is special about Advait and his work? He's very, very strong, message giving, profound and lot of confidence. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और जयपुर आरएस भर्ती से जुड़ा मामला, अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। अभ्यर्थियों को एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा, अभ्यर्थियों से मिले मीणा। किरोड़ी लाल मीणा के साथ राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। छात्रों के समर्थन में आए किरोड़ी और राठौड़। विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों का अनशन इस समय चल रहा है और इस अनशन में कई छात्रों की तबीयत, कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। उनसे मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीणा यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ भी यहां पर पहुंचे हैं।
और ये तस्वीरें जहां पर ये अनशन यहां पर जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में ये छात्र यहां पर अनशन कर रहे हैं और इनका कहना है आरएस की परीक्षा का समय आगे बढ़ाया जाए। महेश दादीच हमारे साथ जुड़ गए। महेश, अब किरोड़ी लाल मीणा ने यहां पर भी दस्तक दे दी है, क्या उम्मीद की जाए? छात्रों के साथ क्या बातचीत उनकी हुई? क्या यहां पर भी वो धरने पर बैठेंगे? देखिए आसिफ, जानकारी देना चाहूंगा कि आरएस के जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार कर रहे हैं। एक सप्ताह से ज्यादा उनका धरना चल रहा है और अब आमरण अनशन पर भी है। कई अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। और इसके साथ में सांसद किरोड़ी लाल मीणा और विधानसभा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो है इन अभ्यर्थियों से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और इनकी मांग का समर्थन किया है। लगातार सोशल मीडिया पे भी पहले समर्थन किया था और अब इनसे मुलाकात करके और इनकी मांग को जायज भी ठहराया है और सरकार से भी ये कहा है कि जो अभ्यर्थी चाहते हैं उनकी परीक्षा को टालना और आगे बढ़ाना, उसके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए। जो परीक्षार्थी हैं वो कह रहे हैं कि 25 और 26 फरवरी को ये इम्तिहान होना है और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं वो इस समय में सिलेबस में बदलाव होने के बाद में और सिलेबस ज्यादा बढ़ाने के कारण इस परीक्षा को देने के मूड में नहीं है और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि 3 महीने इस परीक्षा की तिथि को आगे टाल दिया जाए ताकि उनकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके और एक अच्छी तैयारी के साथ इस परीक्षा को दे सके। लेकिन दूसरी तरफ आरपीएससी अभी अपने जो है अपने डिसीजन पर कायम है कि उन्होंने 25 और 26 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित करानी है और उसके लिए इन्होंने एडमिट कार्ड भी जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ सरकार से अभ्यर्थी लगातार गुहार कर रहे हैं कि इस उनकी जो मांग है उसे जायज मानते हुए इस पर फैसला ले और इस परीक्षा को भी टालने की घोषणा जो है वो सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से क्या निर्णय आता है। लगातार परीक्षार्थी है, कोशिश कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता जो है सीएम के जो सलाहकार है निरंजन आर्य उनसे भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आ सका है। जी बिल्कुल महेश, अब जैसा कि आपने बताया कि कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने भी लगी है, उन्हें अब जो है वो अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब ये जो टर्निंग पॉइंट इसे कहा जा सकता है कि इनके धरने में या इनकी मांग के साथ अब विपक्ष की मजबूत आवाज भी जुड़ गई है। अब जो छात्र यहां पर बैठे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें और ज्यादा ऊर्जा मिली है और ज्यादा बल मिला है, क्योंकि 2 बड़े नाम, 2 बड़े चेहरे उनके बीच में मौजूद हैं। जाहिर तौर पर देखिए, रीट परीक्षा के मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार कई खुलासे करते रहे हैं, कई तथ्य पेश करते रहे हैं और अभ्यर्थियों के लिए पहले भी जेईई, पटवार, भर्ती परीक्षा, तमाम जो परीक्षाएं रही है प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको लेकर के भी किरोड़ी लाल मीणा लगातार आवाज उठाते रहे हैं और अभ्यर्थियों के समर्थन में आरएसएस भी तक भी पहुंचे और कई बार अधिकारियों से वार्ता भी की है। वहीं विपक्ष इस मसले को लेकर के गंभीरता से जो है इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है। साथ में रीट परीक्षा की जो आंदोलन है उसको भी प्रदेश भर में चला रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आरएस परीक्षार्थी हैं उनको अगर समर्थन मिलता है विपक्ष की तरफ से भी, तो आवाज उनकी भी मजबूती से उठती है और जो सरकार है उसको सुनवाई पर मजबूर भी होना पड़ता है कहीं न कहीं, जब बड़े नेता इस मामले में शामिल होते हैं। जी महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वो पढ़ना चाहता था पर समय की मार ने उसे कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर दिया, पर किस्मत कुछ और चाहती थी। आज मुकेश पारिक एक ट्रेनर और एजुकेटर की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी खास मिशन के लिए। वो सैनिटेटर वर्कर्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने में उनकी मदद करके समाज में उन्हें उनकी जगह दिला रहे हैं। आइए देखते हैं मुकेश पाखरे की कहानी हमारी मिशन पानी की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मुकेश मुजरल पाकरे है। मैं मुंबई में अन्नाभाऊ साठे नगर मानकुर बस्ती में रहता हूँ। पढ़ने की बहुत इच्छा थी, परंतु घर की परिस्थिति बिकट होने के कारण मैं पढ़ नहीं सका। डेली वेजेस के मैं भी काम करता था, झाड़ू खाते में जाता था, कहीं सफाई करता था। स्लम सैनिटेशन प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मुंबई में नया नया आया था। मुझे ये टीम में काम करने का मौका मिला। 20 साल मैंने खुद इस संगठन में काम किया। 2019 में जगताप साहब ने मुझे फिर बुलाया कि मुकेश कि ऐसा एक संस्था है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज WTC, स्लम में जाके जितने भी सफाई कामगार हैं जो डेली वेजेस वाले, जिनका सरकार के साथ कोई तालमेल नहीं, रोज़ काम करते हैं, किधर भी साफ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं मोबिलाइज करता था
और मोबाइलाइज करके फिर पूरी उनका ट्रेनिंग लेना है 5 दिन का, जैसा मैंने लिया है। और सच में लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमने वर्ल्ड टॉयलेट का ट्रेनिंग लिया, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में हमने ट्रेनिंग लिया। उसमें ऐसे कितने लोग थे जो बोले सर मुझे 6,000 रुपये महीना मिलता है, और सर मुझे 200 रुपया रोज़ मिलता है, वो भी रोज़ काम नहीं। फिर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमको सूची मिली थी उनको फिर हमने जॉब भी दिया, अच्छा उनको प्लेस भी किया। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का लाइफ कन्वर्ट हो गई, वो अच्छे अपने जीवन जीने लगे। हमको ट्रेनिंग मिली, हमें अच्छा शिक्षा मिली सफाई कामगारों के बारे में, तो उन लोगों ने दूसरे सफाई कामगारों को लाया। तो ऐसा मुंबई शहर में हमारे कार्यक्रम हमारा चालू है। लगभग 3,500 हजार लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।